Assalamualaikum students. फ्लूइड मैकेनिक्स 2 कैन 3111 आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आज के लेक्चर में हम मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम एर्गोन इक्वेशन, जो कि ऑलरेडी हम अपने लेक्चर नंबर 5 में हम ड्राइव कर चुके थे, उसके बाद हमने मजीद इसको एक दफ़ा रिव्यू किया था लेक्चर नंबर 6 में भी। तो हम एर्गोन इक्वेशन को हम बेसिकली यूज़ करेंगे। उसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, लेकिन ये जो इक्वेशन होगी ये एर्गोन इक्वेशन की ही शेप में आपके होगी, कुछ उसके अंदर से पैरामीटर चेंज होंगे और इस इक्वेशन को की मदद से हम मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास कोई भी सॉलिड्स हो, लेट्स से अगर हमारे पास कोई सॉलिड्स का बेड है, देयर इज अ बेड ऑफ सॉलिड्स, जैसे कि आपके पास कोई पैक बेड होता है फ्लूइडाइजेशन के अंदर, तो उसका अगर आपने वेट W फाइंड आउट करना चाहें तो आपको पता है कि जो वेट W होता है एक फोर्स है एंड W इज इक्वल टू mg। अच्छा, अब जिस तरह ये वेट है, इस तरीके से आप अपने जो सॉलिड्स हैं बेड में मौजूद हैं उन सॉलिड्स की डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर आप इसको मास के टर्म्स में लिखना चाहें तो हो जाएगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब ये जो आपके पास मास की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को अगर आप इस मास के m की जगह पर रिप्लेस कर दें तो आपके पास वेट W क्या बन जाएगा? वेट W बन जाएगा इज इक्वल टू रो इंटू वी इंटू जी, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको आप अगर रीअरेंज कर लें तो रीअरेंज मैंने ऐसे कर लिया कि W इज इक्वल टू वी इंटू रो इंटू जी। अच्छा, अब ये लेक्चर नंबर 5 को आप याद करें, उसमें आपको याद होगा जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप सॉलिड पार्टिकल्स जो बेड में, क्योंकि बेड में आपको पता है कि पोरोसिटी भी मौजूद होगी, सॉलिड पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, तो हमारे पास अगर हम बेड के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स का वॉल्यूम मालूम करना चाहें तो कैसे मालूम कर सकते हैं? द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन द बेड will be equal to the volume fraction of solid particles multiplied by total volume of particles in the bed। तो जैसे कि आप कोई भी चीज़ आप उसको मैश फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी कि मैश ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप उसको मैश फ्रैक्शन को जो है उस टोटल मैश के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास वो उसका इंडिविजुअल मैश आ जाता है। इसी तरह हम सॉलिड पार्टिकल्स का बेड में वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स के साथ, तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा सॉलिड पार्टिकल्स का। अच्छा, अब हमारे पास जो वॉल्यूम फ्रैक्शन है, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन क्योंकि आपके पास जो हम निकाल रहे हैं मैस फ्रैक्शन जैसे आपके पास 1 होती है, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन भी टोटल जो है 1 होगी। तो आपके पास क्योंकि पोरोसिटी भी है तो हमारे पास जो है जो वॉल्यूम ऑफ एप्सिलॉन जो होती है पोरोसिटी होती है, ये आपके पास होती है बेसिकली वॉल्यूम फ्रैक्शन होती है आपके पास वॉइड स्पेसिस की, यानी कि एम्प्टी स्पेसिस की। तो आप 1 माइनस एप्सिलॉन जो हो जाएगी वो आपके पास वॉल्यूम फ्रैक्शन, यानी कि 1 माइनस एप्सिलॉन विल बी द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। और टोटल वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए आप S नॉट यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेड मल्टीप्लाई बाय L यानी कि लेंथ ऑफ द बेड। अब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन द बेड आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो S नॉट है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेड है, L जो है वो लेंथ ऑफ द बेड है। तो आप S नॉट यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप लिख सकते हैं S नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। आपको पता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो फॉर्मूला होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब आप इस वैल्यू को यानी कि S नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर को, इस वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन नंबर 2 में इंसर्ट करते हैं तो आपके पास जो वॉल्यूम V क्या हो जाएगा? 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू L। अच्छा, अब ये आपके पास वॉल्यूम V की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 3 से। इस V को अगर आप अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 थी जिसमें हमने लिखा था कि वेट W ऑफ द बेड ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। इस V के साथ इस इक्वेशन को 3 को की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास जो है जो इक्वेशन बन जाएगी वेट की, वेट ऑफ द बेड ऑफ सॉलिड्स की इक्वेशन बन जाएगी W इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L इंटू रो इंटू जी।
इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अच्छा, अब जब आपके पास फ्लूइडाइजेशन हो रही होगी, तो जब फ्लूइडाइजेशन की कंडीशंस लगी हुई होंगी, तो क्या होगा कि आपके पास जो वो पैक्ड बेड था सॉलिड्स का, यानी कि जो बेड ऑफ सॉलिड्स था, अब वो आपके फ्लूइड के अंदर, यानी कि फ्लूइड जो आपका एंटर हो रहा है, उस एंटरिंग फ्लूइड के अगेंस्ट जो है वो सस्पेंडेड हो जाएगा। अच्छा, अब जब आपके पास वो फ्लूइड के अंदर आपका बेड ऑफ सॉलिड सस्पेंड हो गया है, तो हो क्या रहा है कि उसकी वजह से आपके पास जो है जो बायंट फोर्स होगी। बायंसी क्या है? जैसे आपके पास आप कभी हम पानी के नीचे अगर कोई चीज होता खाते हैं तो आप एकदम ऊपर आते हैं, तो ये बिकॉज दिस इज अ बायंसी, एक रिएक्शनरी फोर्स है। तो जो बायंट फोर्स है, एक रिएक्शनरी जो फोर्स है, वो आपके पास जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस क्यों हुआ है कि आपके पास जब वो सॉलिड सस्पेंड हुए हैं, तो सॉलिड्स ने जब सस्पेंड किया है अपने आप को उस फ्लूइड के अंदर, तो उनकी सस्पेंशन की वजह से उस जगह में जहां पे आप सॉलिड सस्पेंड हो गए, कुछ फ्लूइड, एंटरिंग फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाएगा। तो डिस्प्लेस होने वाले फ्लूइड की अपना जो है वो कोई बायंट फोर्स लगाएगा, तो उस बायंट फोर्स की वजह से अब आपके पास ये जो डेंसिटी है, दिस डेंसिटी विल नॉट रिमेन दिस नॉर्मल डेंसिटी, बट दिस डेंसिटी विल बिकम द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग इन योर प्रोसेस, यानी कि जिसकी वजह से आपके पास ये जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो गए। तो आपके पास जो डेंसिटी है उसको हम रिप्लेस कर देंगे रो पी माइनस रो, यानी कि रो पी क्या है? रो पी इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन योर पैक्ड बेड, और जो रो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द इनकमिंग फ्लूइड विच विल बी यूज्ड फॉर फ्लूइडाइजेशन। अब ये जो हमारे पास रो की वैल्यू आई है, इसको अगर हम इस इक्वेशन नंबर 4 में इंसर्ट कर दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी, W is equal to 1 minus epsilon into pi by 4 d square multiplied by L into rho p minus rho into g। अब ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि जो इंसिपिएंट फ्लूइडाइजेशन होती है, यानी कि ये वो फ्लूइडाइजेशन होती है जैसे ही अभी आपके पास स्टार्ट हुई है, बिल्कुल स्टार्ट में है, उसको हम कहते हैं इंसिपिएंट फ्लूइडाइजेशन। तो इंसिपिएंट फ्लूइडाइजेशन पे आपकी जो पोरोसिटी एप्सिलॉन होगी, एप्सिलॉन यानी कि जो वाइड फ्रैक्शन है, उसको अगर हम कहते हैं कि वो मिनिमम पोरोसिटी होगी, क्योंकि आपको समझ आ रही है कि जब फ्लूइडाइजेशन स्टार्ट हुई है, इंसिपिएंट फ्लूइडाइजेशन हुई है, बिल्कुल फ्लूइडाइजेशन स्टार्ट हुई है, तो स्टार्ट में आपका जो पैक्ड बेड है वो इतना एक्सपैंड नहीं करेगा, तो उसके दरमियान में जो गैप्स है वो कम होंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब वो फुली डेवलप्ड आपके पास सस्पेंशन होगी, फुली डेवलप्ड फ्लूइडाइजेशन होगी, तो आपके पास जो बेड होगा वो बड़ा एक्सपैंड होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पोरोसिटी आपके पास एप्सिलॉन है, उसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन सबस्क्रिप्ट m, यानी कि उसको मिनिमम पोरोसिटी हम कह सकते हैं। इसलिए इस इक्वेशन नंबर 5 में जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, उसको अगर हम एप्सिलॉन m से हम यानी कि मिनिमम पोरोसिटी से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन इस तरह बन जाएगी कि W is equal to 1 minus epsilon m multiplied by pi by 4 d square multiplied by L into rho p minus rho into g। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कह रहा हूँ। अच्छा, अब जब आपके पास फ्लूइडाइजेशन कंडीशंस लगी हुई हैं, फ्लूइडाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो फ्लूइडाइजेशन क्या होगी? उस वक्त जो प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर ड्रॉप जो है आपके पास वो बराबर होगा आपके वेट ऑफ द सॉलिड्स के। वजह क्या है? वजह यह है कि आपके पास जब आपका वेट ऑफ जो सॉलिड्स हैं पैक्ड बेड के अंदर मौजूद है, वो सॉलिड्स जब जिस वक्त जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे, तो सस्पेंड होने की वजह से उनके दरमियान जो इंट्रा पार्टिकल फोर्सेस हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी, बिकॉज देर आर नो मोर इंट्रा पार्टिकल फोर्सेस। इंट्रा पार्टिकल फोर्सेस उस वक्त होंगी जब आपके वो सॉलिड्स बेड की सूरत में स्टेशनरी मौजूद थे, अब वो सस्पेंड हो गए हैं, तो उनके दरमियान में कोई इंट्रा पार्टिकल फोर्सेस नहीं है, और जो सॉलिड्स हैं वो बेड के अंदर जो है ना फ्लोट कर रहे होंगे और एग्जिबिट इस तरह का बिहेवियर कर रहे होंगे जैसे वो लिक्विड हो, कोई फ्लूइड हो। तो इसलिए अगर हम मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो आपका प्रेशर ड्रॉप है, जो बेड के ऊपर आपका जो सॉलिड्स बेड के ऊपर जो प्रेशर ड्रॉप लग रहा है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इनकमिंग फ्लूइड, जो प्रेशर ड्रॉप लग रहा है वो बराबर होगा वेट ऑफ द बेड के, यानी कि वेट ऑफ द बेड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि आपका वो जो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया जो वेट ऑफ द बेड एक्सर्ट कर रहा होगा उसके वो बराबर होगा। तो अगर आपके पास ये हमने जब कंडीशन कह दी, तो आपके पास जो है, अगर आप ये कहते हैं
कि आपका जो फ्लूइडाइज्ड बेड है उसकी लेंथ L है और बेड की पोरोसिटी एप्सिलॉन है, तो हमारे पास जो हमने अभी बात थोड़ी देर पहले की है उसके मुताबिक प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द बेड विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बेड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेड। तो आपने जब इसको लिख लिया तो इसका मतलब है कि इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द बेड मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू वेट ऑफ द बेड। अब आपको पता है जो प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द बेड होता है वो डेल्टा पी होता है, तो डेल्टा पी लिख दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया यू नो दैट पाई बाय 4 डी स्क्वायर है। वेट ऑफ द बेड आपने अभी बकायदा एक इक्वेशन ड्राइव की है वेट ऑफ द बेड की, इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे तो आपके पास जो वेट ऑफ द बेड की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन एम इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल इंटू रो पी माइनस रो इंटू जी। अब ये देखिए ये पाई बाय 4 डी स्क्वायर दोनों आपस में कट जाएंगे। जब आपने काट दिया तो आपकी इक्वेशन मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगी और इक्वेशन ऐसे बन जाएगी कि डेल्टा पी इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन एम इंटू एल इंटू रो पी माइनस रो इंटू जी। इस एल को इस तरफ ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा पी ओवर एल इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन एम इंटू रो पी माइनस रो इंटू जी। अच्छा, अब ये जरा गौर करें, ये जो डेल्टा पी ओवर एल है जो क्वेश्चन नंबर 7 में आया है इसको हम एर्गॉन इक्वेशन की मदद से किस तरह हम एक्सप्रेस करते थे। अब हम यहाँ पे एर्गॉन इक्वेशन लिख रहे हैं, आपको पता है जो एर्गॉन इक्वेशन हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। एर्गॉन इक्वेशन ये कहती थी कि जो डेल्टा पी ओवर एल होता है दिस इज इक्वल टू 150 म्यू वी नॉट ओवर 5 स्क्वायर एस इंटू डी स्क्वायर पी इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन होल स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन क्यूब प्लस 1.75 रो इंटू वी नॉट स्क्वायर 5s इंटू डी पी इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन क्यूब। तो हमारे पास अभी हमने जो बात की है कि इंसिपिएंट फ्लूइडाइजेशन अगर होगी, क्योंकि हम मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो द मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी विल बी एट द इंसिपिएंट फ्लूइडाइजेशन। जब आपकी फ्लूइडाइजेशन स्टार्ट हुई है तो आपकी एट इंसिपिएंट फ्लूइडाइजेशन जो एप्सिलॉन थी वो आपकी मिनिमम पोरोसिटी एप्सिलॉन एम बन जाती है। इसी तरह जो आपकी वी नॉट है जो एम्प्टी टावर वेलोसिटी है जिसको हम वी नॉट बार कह रहे थे, आपकी एम्प्टी टावर वेलोसिटी है, दिस विल बी इक्वल टू द वी नॉट एम, यानी कि मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी वी नॉट एम हम उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप एप्सिलॉन को एप्सिलॉन एम और वी नॉट को वी नॉट एम से रिप्लेस कर दें इस इक्वेशन के अंदर तो आपकी ये इक्वेशन नंबर 8 इस तरह की शेप अख्तियार कर लेगी। डेल्टा पी ओवर एल इज इक्वल टू 150 म्यू वी नॉट एम ओवर 5 स्क्वायर एस इंटू डी स्क्वायर पी इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन एम होल स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन एम क्यूब प्लस 1.75 रो इंटू वी नॉट स्क्वायर एम इंटू 5 ओवर 5s इंटू डी पी इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन एम ओवर एप्सिलॉन एम क्यूब। अब आपके पास ये दो इक्वेशन बन गए। इक्वेशन नंबर 7 और 9 को देखें। एक इक्वेशन नंबर 7 है डेल्टा पी ओवर एल ये है और एक इक्वेशन नंबर 9 है डेल्टा पी ओवर एल। क्योंकि दोनों की अगर आपके पास आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशनों के अंदर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो अगर आप इक्वेशन नंबर 7 और 9 को कंपेयर करें तो आप बहुत आराम से ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी कि 1 माइनस एप्सिलॉन एम इंटू रो पी माइनस रो इंटू जी इज इक्वल टू 150 म्यू वी नॉट एम ओवर 5 स्क्वायर एस इंटू डी पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन एम होल स्क्वायर इंटू ओवर एप्सिलॉन एम क्यूब प्लस 1.75 रो इंटू वी नॉट एम स्क्वायर ओवर 5s इंटू डी पी इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन एम ओवर एप्सिलॉन एम क्यूब। जब ये इक्वेशन आपके पास आ गई है तो जरा गौर कीजिए कि इन दोनों साइडों में आपके पास यहाँ पर भी 1 माइनस एप्सिलॉन एम है, यहाँ पे 1 माइनस एप्सिलॉन एम है। तो मैं इस साइड से यानी कि आपकी जो राइट हैंड साइड इक्वेशन है वहां से मैं 1 माइनस एप्सिलॉन एम कॉमन ले लेता हूँ। जो मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया 1 माइनस एप्सिलॉन एम, क्योंकि कॉमन है तो आपके पास यहाँ पे 1 माइनस एप्सिलॉन एम रह जाएगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा, बाकी सेम है। अब आपके पास यहाँ पर भी 1 माइनस एप्सिलॉन एम है, यहाँ पर भी 1 माइनस एप्सिलॉन एम है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। आपकी इक्वेशन ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगी। रो पी माइनस रो इंटू जी इज इक्वल टू 150 म्यू वी नॉट एम ओवर 5 स्क्वायर एस इंटू डी पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन एम ओवर एप्सिलॉन एम क्यूब प्लस 1.75 रो वी नॉट एम स्क्वायर ओवर 5s डी पी इंटू 1 ओवर एप्सिलॉन एम क्यूब। तो इस इक्वेशन को अब आप सिर्फ मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि 4 आपको बटे नजर आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि फ्रैक्शन इतनी ज़्यादा बजाय 2 आपके पास सिंप्लीफाई इक्वेशन हो जाए। तो जस्ट आपने इसको एडजस्ट कर दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 10 जो है सिंप्लीफाइड एक इक्वेशन नंबर 10 आ गई। जरा गौर कीजिए, ये जो इक्वेशन नंबर 10 है, दिस इक्वेशन नंबर 10 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स।
यानी कि अब जब है हमारे पास जब हम ये इक्वेशन नंबर 10 आप देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर जो 10 है ये दर हकीकत आपके पास एल्गोन इक्वेशन की ही एक टाइप है। एल्गोन इक्वेशन से ही हमने क्योंकि इसको ड्राइव किया है, तो एल्गोन इक्वेशन में भी आपके पास एक 150 वाली टर्म थी, एल्गोन इक्वेशन में ही आपके पास 1.75 वाली टर्म थी। तो आपके पास जो बहुत स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि यू हैव अ पैक्ड बेड इन विच द नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स आर मच हायर, उस वक्त क्या होगा कि आपके पास जब बहुत ज़्यादा पार्टिकल स्मॉल होते हैं तो उस वक्त क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा कम होती है, तो एर्गोन इक्वेशन की जो लैमिनर फ्लो वाली टर्म है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो 150 म्यू फी नॉट एम, ये है लैमिनर फ्लो वाली टर्म। ये टर्म जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करती है जब आपके पार्टिकल्स का जो है वो साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, और आपके पास जब आपके पास वो जब स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप पार्टिकल रेनॉल्ड नंबर इन स्मॉल पार्टिकल्स का अगर वो लेस देन 1 हो, यानी कि इफ यू कैलकुलेट द रेनॉल्ड नंबर्स ऑफ दीज पार्टिकल्स एंड इफ दिस रेनॉल्ड नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इज लेस देन 1, तो ये इक्वेशन नंबर जो 1 है उसकी आप इस वाली टर्म को आप इग्नोर कर देते हैं, एंड देन यू हैव सिंपली g into rho p minus rho into 150 mu v naught m 1 minus epsilon m over 5 square s d square p into epsilon m cube। इन दोनों चीज़ों को मैं साइडों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है g इंटू रो पी माइनस रो इंटू 5 स्क्र एस इंटू डी स्क्र पी इंटू एप्सिलॉन एम क्यूब इज इक्वल टू 150 म्यू वी नॉट एम 1 माइनस एप्सिलॉन एम। अब अगर मैं इस इक्वेशन से वी नॉट एम की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आपकी ये वाली साइड पे बाकी चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी, तो then you have v naught m is equal to g into rho p minus rho into 5 square s into d square p into epsilon m cube over 150 mu 1 minus epsilon m। ये जो equation number 11 है, this equation number 11 will be used to calculate minimum fluidization velocity v naught m for very small particles which will have the particle Reynolds number less than equal to 1, sorry less than 1। अच्छा, अब जो स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि आपके पास ऐसे पार्टिकल्स अगर वो स्फेरिकल हो या रफली स्फेरिकल हो, उनके लिए जो एप्सिलॉन एम यानी कि जो मिनिमम पोरोसिटी की वैल्यू होती है, इट इज़ जनरली बिटवीन 0.4 एंड 0.45। यानी कि आप अगर आपके पास कोई स्फेरिकल पार्टिकल्स हो या ऐसे पार्टिकल्स हो कि जिनकी स्फेरिसिटी मिलती जुलती हो स्फेरिकल पार्टिकल से करीब करीब हो, तो आप जो है एप्सिलॉन एम की वैल्यू 0.4 एंड 0.45 के दरमियान में ले सकते हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन एम की, ये इंक्रीज करती है अगर आपका पार्टिकल जो साइज है वो डिक्रीज करे, यानी कि विद डिक्रीजिंग पार्टिकल डायमीटर द एप्सिलॉन एम वैल्यू विल इंक्रीज। अच्छा, अब ये तो था हमें स्फेरिकल पार्टिकल्स के लिए, लेकिन अगर आपके पास खुदा ना खासा इर्रेगुलर पार्टिकल्स है, इर्रेगुलर सॉलिड्स है, उनके अंदर जो है एप्सिलॉन एम निकालना बड़ा मुश्किल है, तो उसकी क्योंकि अनसर्टेनिटी आ जाती है, एप्सिलॉन एम आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, नहीं निकाल सकते, तो उस वक्त आपके पास जो वी नॉट एम आप फाइंड आउट कर रहे होंगे उसके अंदर वो मेजर एरर का बहुत ज़्यादा चांस होगा। जब हम आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो कि जिसके अंदर आपके पास कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के अंदर सस्पेंडेड है, यानी कि यू हैव द सॉलिड पार्टिकल्स एंड द इनकमिंग फ्लूइड इज एयर, तो उस वक्त जो मिनिमम फ्लूइडाइजेशन अगर आप फाइंड आउट करें तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया था कि आपके पास जो डिपेंडेंस है डी स्क्वायर पी की, ये देखें, ये क्योंकि डी स्क्वायर पी यू कैन सी दैट वी नॉट एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर पी, तो ये देखा गया कि जो डिपेंडेंस है डी स्क्वायर पी की वो नॉर्मली जो है आपकी 300 माइक्रोमीटर अगर आपके पार्टिकल का साइज है तो वहां तक तो डिपेंडेंस होती है, लेकिन अगर उससे पार्टिकल साइज बढ़ जाए तो ये डिपेंडेंस जो है कायम नहीं रहती। नॉर्मली हमारे पास जो फ्लूइडाइजेशन की एप्लीकेशंस हैं, नॉर्मल केमिकल इंजीनियरिंग की जो एप्लीकेशंस हैं, उनके अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स की जो रेंज होती है, जो फ्लूइडाइज सॉलिड पार्टिकल्स उनकी जो रेंज होती है वो 30 से 300 माइक्रोमीटर तक रहती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो फ्लूइडाइजेशन है इसको हम जो है ऐसे पार्टिकल्स के लिए भी यूज़ करते हैं कि जहाँ पर आपका जो डायमीटर मतलब कि जो है ना आपके पास सिर्फ 330 to 300 माइक्रोमीटर नहीं, बल्कि आप लार्जर देन 1 मिलीमीटर, यानी कि अच्छे बड़े पार्टिकल है, लार्जर देन 1 मिलीमीटर पार्टिकल है, उनके लिए भी आप जो है फ्लूइडाइजेशन को यूज़ करते हैं। मसलन जैसे आप फ्लूइडाइज बेड कंबस्शन ऑफ कोल है,
आप जब कोल की कंबस्शन कर रहे होते हैं उसके लिए आप नॉर्मली फ्लूइडाइज्ड बेड बनाते हैं, तो उनके अंदर जो कोल पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो नॉर्मली 1 मिलीमीटर या उससे बड़ा होता है, उसके लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, लेट्स से कि आपके पास बहुत बड़े लार्ज पार्टिकल हैं, और लार्ज पार्टिकल इस तरह के हैं कि अगर आप उन पार्टिकल्स का पार्टिकल रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करें, NREP, आप पार्टिकल रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करें, अगर वो रेनॉल्ड नंबर पार्टिकल रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है 1000 से बड़ी हो, तो फिर आप एर्गॉन इक्वेशन की जो लैमिनर टर्म है उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो है आप ये देखते हैं कि जो V0m है वो पार्टिकल साइज के स्क्वायर रूट के मुताबिक वो वेरी करता है। और आप अगर इस चीज़ को अगर आप यूज़ करना चाहें, यानी कि आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 10 हमने एक बनाई थी, इस इक्वेशन नंबर 10 में आपके पास ये वाली टर्म लैमिनर फ्लो था, ये वाली टर्म आपके पास जो है टर्बुलेंट फ्लो के लिए थी। अब आपने जब लार्ज पार्टिकल साइज आपके पास सॉलिड्स आ गए, और जिस वक्त आपके पास जो लार्ज पार्टिकल साइज आने के बाद आपका जो पार्टिकल रेनॉल्ड नंबर है वो 1000 से ऊपर हो गया है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, लैमिनर जो टर्म है उसको आप इग्नोर कर देंगे, एंड देन द रिमेनिंग मॉडिफाइड इक्वेशन यू विल हैव विल बी g into rho p minus rho into is equal to 1.75 rho into v square naught m over 5s dp into epsilon m cube। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों साइडों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देन यू हैव g into rho p minus rho into 5s dp into epsilon m cube is equal to 1.75 rho into v naught m square। इस इक्वेशन से अगर आप v naught m square की वैल्यू निकालें तो अब आपके पास ये जिस तरफ डिवाइड हो जाएगी, then you have g into rho p minus rho into 5s into dp epsilon m cube over 1.75 rho। अब आप अगर दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आ जाएगा v naught m is equal to g into rho p minus rho into 5s into dp into epsilon m cube over 1.75 rho over whole 1/2। ये जो इक्वेशन नंबर 12 है, इस इक्वेशन को मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी उस वक्त फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है जब आपका पार्टिकल्स का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा हो, और जो पार्टिकल रेनॉल्ड नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1000। तो ये बेटा हमारे पास इसकी मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी के हवाले से कुछ थ्योरी थी जो हमने इसको जो है देखा है कि मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी के लिए एक दफ़ा आप रिव्यू कर लें एर्गॉन इक्वेशन की डेरिवेशन को, कि जिस तरीके से हमने एर्गॉन इक्वेशन को ही हमने बेसिकली यूज़ किया है और उसी को मॉडिफाई करके हमने मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी जो है हमने फाइंड आउट किया। एक जो है हम छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इसके हवाले से। अच्छा जी, हम ज़रा इसको देख रहे हैं। मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी के से एक रेलेवेंट एक प्रॉब्लम है। Catalyst pellets 5 mm in diameter are to be fluidized with 45,000 kilograms per hour of air at 1 atm and 80 degrees C in a vertical cylindrical vessel. The density of the catalyst particles is 960 kilograms per cubic meter. Their sphericity is 0.86. If the given quantity of air is just sufficient to fluidize the solids, what is the vessel diameter? Molar mass of dry air is equal to 28.97 grams per mole. Ideal gas constant R is equal to 0.08206 liter into atmosphere per mole into Kelvin। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि कोई हमारे पास कैटलिस्ट है पैलेट्स की शक्ल में, और उनका जो इंडिविजुअल पार्टिकल डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है। आप इन कैटलिस्ट पैलेट्स को आप फ्लूइडाइज करना चाहते हैं एंड यू आर यूजिंग एयर। द अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ बीइंग यूज्ड इज़ 45,000 किलोग्राम्स पर आवर, और जो एयर का टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सी है, प्रेशर उसका 1 atm है। जिस इक्विपमेंट के अंदर इसकी फ्लूइडाइजेशन की जा रही है वो एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल है। जो डेंसिटी है कैटलिस्ट पार्टिकल्स की वो 960 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है। जो कैटलिस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी स्फेरिसिटी 0.86 है, यानी कि इसका मतलब यह है कि ये ऑलमोस्ट जो है आपकी स्फेरिकल है। और अगर आपकी जो अमाउंट ऑफ एयर है, दिस अमाउंट ऑफ एयर इज जस्ट सफिशिएंट टू फ्लूइडाइज द सॉलिड, इसका मतलब है
कि कोई मिनिमम फ्लूइडाइजेशन कंडीशन लग रही है, कोई इंसिपिएंट फ्लूइडाइजेशन हो रही है, तो हमने ये मालूम करना है कि वेसल का डायमीटर क्या होगा। जिस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर हम इन पैलेट्स को सस्पेंड कर रहे हैं, उनकी फ्लूइडाइजेशन कर रहे हैं, उसका डायमीटर क्या होगा। हमें कुछ हेल्पिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम डाटा भी नोट कर लेते हैं कि जो डायमीटर है कैटलिस्ट पैलेट्स का dp इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, मैं उसको मीटर्स में लिख लेता हूँ, तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर्स। जो मैश फ्लो रेट एयर का m नॉट है वो 45,000 किलोग्राम्स पर आवर है, मैंने इसको kg पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, तो आई हैव नाउ 12.5 kg पर सेकंड। जो प्रेशर ऑफ एयर है P 1 atm है, टेम्परेचर ऑफ द एयर T इज इक्वल टू 80 डिग्री C, मैंने उसको कैल्विन में कन्वर्ट कर लिया है, 80 + 273 इज इक्वल टू 353 कैल्विन। अच्छा, जो कैटलिस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी जो डेंसिटी रो P गिवन है 960 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। जो स्फेरिसिटी है कैटलिस्ट पार्टिकल्स की 5s गिवन है 0.86। तो मोलर मास हमारे पास ड्राई एयर का गिवन है m इज इक्वल टू 28.97 ग्राम्स पर मोल। एक कॉमन स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो जल्दी में यहाँ पे मोलर मास m की वैल्यू 28.02 लिख लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 28.02 इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। जो है एयर का जो मास है वो 28.97 29 भी ले लेते हैं, आपके पास ये मोलर मास ऑफ ड्राई एयर है। आइडियल गैस कांस्टेंट वैल्यू गिवन है R इज इक्वल टू 0.08206 लीटर इनटू एटमॉस्फेयर पर मोल इनटू कैलोरी। हमने डायमीटर ऑफ द वेसल डी फाइंड आउट करना है कि आपका कितना डायमीटर होगा। अच्छा, अब क्योंकि आपको पता है कि जो अमाउंट ऑफ एयर है वो जस्ट सफिशिएंट है फ्लूइडाइजेशन के लिए, और हमें पता है कि जो मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप एक इक्वेशन यूज करते हैं, g रो p माइनस रो इज इक्वल टू 150 म्यू v नॉट m 1 माइनस एप्सिलॉन m ओवर 5 स्क्वायर s dp स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन m क्यूब प्लस 1.75 रो इनटू v नॉट m होल स्क्वायर ओवर 5s इनटू dp इनटू एप्सिलॉन m क्यूब। दिस वाज इक्वेशन नंबर 10 इन आवर डेरिवेशन। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। हमें जो स्फेरिसिटी कैटलिस्ट पार्टिकल्स की गिवन है वो 0.86 हमें स्फेरिसिटी गिवन है। अच्छा, जब आपके पास 0.86 की स्फेरिसिटी गिवन है, इसका मतलब है कि आपके जो कैटलिस्ट पार्टिकल हैं दे आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप, और हमें पता है कि जो आपके पास जो स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो मिनिमम पोरोसिटी है, यानी कि जो एप्सिलॉन m की वैल्यू है वो 0.4 और 0.45 के बराबर है। इस केस में लिहाजा हम एप्सिलॉन m ले लेंगे 0.45। आप इसको 0.4 या 0.45 के दरमियान में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0.41 ले लें, 0.42 ले लें, 0.43 ले लें, मैंने इसको 0.45 ले लिया। अच्छा जी, अब 80 डिग्री C के ऊपर जो विस्कोसिटी म्यू है एयर की, उसको आप विस्कोसिटी वाले ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे। इसको हम जो है फ्लूइड मैकेनिक्स 1 में भी हम इसको यूज़ कर चुके थे। तो हमारे पास ये देखिए कि जो है ये ग्राफ होता है विस्कोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो विस्कोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए पहले आपके पास कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू गिवन होती है। तो आपके पास एयर का जो है जो कोऑर्डिनेट्स है x पे 11 है और y पे उसकी वैल्यू 20 है। तो आपके इस पेज में यहाँ पर आपके पास x और y कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो आपने वहाँ से एयर के लिए x और y कोऑर्डिनेट्स का निकाल कर ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को आप 80 डिग्री C के साथ जब टच करते हैं और एक लाइन एक्सटेंड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ द एयर की वैल्यू आ जाएगी 0.02 cp। हमने इस वैल्यू को हमने नोट कर लेना। 0.02 cp नोट कर लिया तो आपको पता है विस्कोसिटी ऑफ द एयर जो है आपके पास 0.02 cp की वैल्यू आ गई। इस cp को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ kg ओवर मीटर इंटू सेकेंड में। तो हमें पता है जो cp होती है वो इक्वल होती है 0.01 ग्राम ओवर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, और 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो ये आपके पास ग्राम ग्राम से कट गया, cp आपके पास cp से कट गया। हमें पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये cm cm से कट गया। तो आपके पास जो है बाकी बच गया 2 इंटू 10⁻⁵ kg और मीटर इंटू सेकेंड। हमने विस्कोसिटी भी फाइंड आउट कर ली। अच्छा जी, अब डेंसिटी हमें चाहिए। तो एयर की डेंसिटी क्यों चाहिए कि आप ये देखिए कि इक्वेशन जो हमने 1 हमने लिखी है, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे डेंसिटी वगैरह की वैल्यूज लगानी है, तो हमें वो डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी निकालने के लिए आपने एयर की, उसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT, और आप अगर इसको n के होते हैं आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास और मोलर मास, तो स्मॉल m ओवर कैपिटल M इंटू RT। आप इसको इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो आपने P m को इस तरफ ले गए, V को इस तरफ ले गए, तो PM इज इक्वल टू M ओवर V RT।
आपको पता है जो डेंसिटी होती है वो एम ओवर वी के बराबर होती है, तो मैंने इस एम ओवर वी को डेंसिटी लिख लिया है। तो आपके पास इक्वेशन आ गई पी एम इज इक्वल टू रो इंटू आर टी, तो डेंसिटी बराबर होगी पी एम ओवर आर टी। अब आपके पास जो पी है प्रेशर है, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 atm, एम जो है 28.97 ग्राम्स पर मोल, आर 0.08206 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर पर मोल इंटू कैल्विन, टी जो है 353 कैल्विन। तो अब आपके पास जो है कैल्विन कैल्विन से कट गया, हमारे पास मोल मोल से कट गया, आपके पास एटीएम आपके पास एटीएम से कट गया। हमें पता है कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, लीटर लीटर से कट गया, और 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ग्राम आपका ग्राम से कट गया। तो आपके पास बाकी जो कंप्यूट करेंगे चीज़ें बन जाएंगी 1 डेंसिटी ऑफ द एयर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब आपके पास सब अननोन वैल्यूज आ गई हैं। इन अननोन वैल्यूज को अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो जो कि आपकी ये इक्वेशन थी, तो अब आप पुट कर रहे हैं, तो जी की जगह पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रो पी 960 माइनस 1 960 और रो 1, तो आपके पास किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो ये मीटर इस पावर के मीटर से कट गया, तो आपके पास यहाँ पे बच गया मीटर स्क्वायर। 150 म्यू की वैल्यू 2 इंटू 10 पर माइनस 5 किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड, वी नॉट एम 1 माइनस एप्सिलॉन एम की वैल्यू 0.45, 5 स्क्वायर एस इज इक्वल टू 0.86 स्क्वायर, और डी पी स्क्वायर आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 पर माइनस 3 होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू 0.45 क्यूब प्लस, तो हमारे पास यहाँ पे ना 1.75 रो आपके पास आगे 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वी नॉट एम जो है उसकी वैल्यू आगे पास आ गई है, उसको वैसे लिख देंगे, और 5s की वैल्यू 0.86, डी पी 5 इंटू 10 पर माइनस 3 मीटर, एप्सिलॉन एम की वैल्यू है 0.45 क्यूब। सारी वैल्यू आपने पुट कर दी है। अब आपके पास जो मैंने इसको यूनिट्स के साथ इसलिए लिखा है, तो आपके क्योंकि आपके पास यूनिट्स एंड में जो बचे उसके लिए आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े। अब आपसे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यूनिट्स को आपस में उनको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे बच गया इस टर्म के साथ आपके पास जो चीज़ आ गई, इस टर्म को जब आपने सॉल्व किया, यू हैव नाउ 9398.2 किलोग्राम ओवर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह इन सारी चीज़ों को जब आपने कंप्यूट किया, नाउ यू हैव 979.286 वी नॉट एम इंटू किलोग्राम ओवर क्यूबिक मीटर इंटू सेकेंड। इन टर्म्स को जब सॉल्व किया, तो आपके पास आ गया प्लस 4466.137 वी नॉट एम होल स्क्वायर केजी ओवर मीटर 4। अब इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो आपके पास रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन इस तरह बन जाती है 4466.137 वी नॉट एम केजी ओवर मीटर 4 प्लस 979.286 वी नॉट एम केजी ओवर मीटर क्यूब इंटू सेकेंड माइनस 93898.2 किलोग्राम ओवर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और जिसकी फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास जो x है वी नॉट एम होगा, a जो है हमारे पास ये देखिए ये जो a है a 4466.137 किलोग्राम ओवर मीटर 4 हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 979.286 किलोग्राम ओवर मीटर क्यूबिक मीटर इंटू सेकेंड, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9398.2 किलोग्राम ओवर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। इन वैल्यू को जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सॉल्व करना है, तो आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका जो सोल्यूशन है वो ऐसे होगा कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसके अंदर अब सारी यूनिट समेत ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास b की जगह पे आ गया माइनस, आपके पास b की जगह पे माइनस वैसे आया 979.286 किलोग्राम ओवर क्यूबिक मीटर सेकेंड प्लस माइनस b की जगह पे फिर उसी तरह 979.286 का स्क्वायर किलोग्राम ओवर मीटर क्यूब इंटू सेकेंड था आपके पास, तो अब आपके पास हो गया किलोग्राम स्क्वायर ओवर मीटर 6 इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए किलोग्राम ओवर मीटर क्यूब इंटू सेकेंड था, तो किलोग्राम स्क्वायर ओवर मीटर 6 इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये हमने इसको यहाँ पे नोट कर लिया। माइनस इसी तरह 4ac है, तो 4 के साथ आपने a को मल्टीप्लाई कर दिया 4466.137 किलोग्राम पर मीटर 4, और c की वैल्यू थी माइनस 9398.2 किलोग्राम ओवर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, इनके ऊपर स्क्वायर रूट है 2a 2 इंटू 4466.137 किलोग्राम ओवर मीटर 4। अब आप इसको जब फर्दर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपने 979.286 का स्क्वायर
ओपन कर दिया तो आपके पास आ गया 959,001.07 किलोग्राम स्क्वायर ओवर मीटर 6 इंटू सेकंड स्क्वायर। और इसी तरह -4,4466.137 इंटू -9398.2, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक टर्म आ जाती है +167894595 किलोग्राम स्क्वायर ओवर मीटर 6 इंटू सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई 8932.274 किलोग्राम पर मीटर 4। अब इस इक्वेशन को गौर से देखें तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 आपके पास है कि V0m इज इक्वल टू -979.286 किलोग्राम बटा क्यूबिक मीटर इंटू सेकेंड, प्लस आपके पास सॉरी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब आपने इन दोनों चीज़ों टर्म्स को प्लस किया, उसके बाद इनका स्क्वायर रूट लिया, तो प्लस और स्क्वायर रूट करने के बाद आपको वैल्यू आ जाएगी +12994.368 किलोग्राम क्यूबिक मीटर इंटू सेकेंड। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू सेम हो गई, नीचे वाली डिफरेंट है। अब आपके पास ये जो इक्वेशन आई है इसकी दो पॉसिबिलिटीज फर्दर बनती है। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आप इसको ऐसे लिख लें -979.286 किलोग्राम ओवर मीटर क्यूब इंटू सेकेंड प्लस 12994.368 किलोग्राम ओवर क्यूबिक मीटर इंटू सेकेंड और 8932.274 किलोग्राम ओवर मीटर 4। मैंने इसको इक्वेशन 1 का मैंने नाम दे दिया। इसी तरह दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप लिख लें, ये जो आपके पास प्लस माइनस 2 था तो आपके पास इससे पता ये लग रहा था या तो ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो प्लस वाली पॉसिबिलिटी लिखी, अब माइनस वाली पॉसिबिलिटी लिख लें, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखें जब आप माइनस वैल्यू करते हैं तो आपका V0m माइनस में आ जाता है, विच इज नॉट पॉसिबल। V0m वैल्यू इन माइनस डज नॉट मीन एनीथिंग। इसका मतलब है कि आप इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को इग्नोर कर देते हैं और आपकी यही वाली जो इक्वेशन है इसी से ही आपको V0m की वैल्यू आएगी। तो V0m अब जब आप इससे आप निकालना चाहते हैं तो आपके पास अब आपने इस इक्वेशन से V0m निकालना चाहते हैं, तो मैंने इसको क्या किया कि अब जो है इन दोनों को प्लस कर लिया, -979.286 प्लस 12994.368। आपके पास जब प्लस किया तो आपको इक्वेशन आपके पास वैल्यू आ गई 12015.082 किलोग्राम ओवर क्यूबिक मीटर इंटू सेकेंड, और आपने उसके बाद डिवाइड कर दिया उसको उसी तरह 8932.274 किलोग्राम ओवर मीटर 4 से, वो आपने डिवाइड कर दिया तो किलोग्राम किलोग्राम से कट गया, ये क्यूबिक मीटर इस पावर से कट गया। नाउ यू हैव मीटर पर सेकेंड एंड कंप्यूटेशन जो वैल्यू आई है 1.345। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी आई है 1.345 मीटर पर सेकेंड। बट दिस इज नॉट आवर रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड आंसर हमने ये मालूम करना था कि जो सिलेंड्रिकल आप वेसल यूज कर रहे हैं उसका क्या डायमीटर होगा। तो सिलेंड्रिकल देखिए आपके पास ये जो V0m है दिस इज द वेलोसिटी एट द मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी आपके पास। तो आपको पता है कि हमारे पास जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है वो ये कहती थी कि मैश फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, या m0 इज इक्वल टू रो इंटू यू इंटू π/4 d स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया है वो π/4 d स्क्वायर के बराबर है। तो अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो आपके पास 4m इज इक्वल टू रो यू पाई इंटू डी स्क्वायर। तो अगर आप इसको डी स्क्वायर की टर्म में इक्वेशन लिखें तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 4m ओवर रो यू इंटू पाई, और अगर आप इस दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास जवाब आ जाएगा कि d इज इक्वल टू 4m ओवर रो यू पाई स्क्वायर रूट। और हमें पता है कि जो u होती है यहाँ पर u जो है, ये जो u है बेसिकली आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी है एंड द वेलोसिटी मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं V0m। तो हम जो है यहाँ पर u की जगह पे मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। तो 4m 12.5 kg पर सेकेंड, रो 1 kg पर क्यूबिक मीटर, u 1.345 मीटर पर सेकेंड, पाई, इन चीज़ों को जब आपने स्क्वायर रूट के साथ आपने हल किया आपका 11.83 मीटर स्क्वायर। तो डाया आपका पास आ गया 3.44 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि जो आपको सवाल में गिवन कंडीशंस दी गई थी उन कंडीशंस पर डायमीटर जो आपके वेसल का होगा दैट शुड बी इक्वल टू 3.44 मीटर स्क्वायर। Therefore, the diameter of the vessel is calculated to be 3.44 मीटर स्क्वायर। एक इम्पॉर्टेंट लास्ट चीज़ इसके अंदर, फर्ज करें कि आपको जो है हम आइडियल गैस कांस्टेंट की कोई वैल्यू पुट नहीं करते, कोई आपको वैल्यू नहीं गिवन होती, तो वैल्यू अगर आपके पास गिवन नहीं है तो आपने इससे परेशान नहीं होना, बल्कि आप इस वैल्यू को इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो है आपको STP आपको याद करना पड़ेगा। तो STP हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो आइडियल गैस जो इक्वेशन है वो STP पर ही एप्लीकेबल होती है। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अगर आपको कोई वैल्यू लेते हैं तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है
टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सी या 273 केल्विन, या आपके पास जो है वो उसके अंदर हम जो है उसको देख सकते हैं कि किसी और यूनिट्स के अंदर भी आप उसको, यानी कि 32 डिग्री एफ है या आप 492 डिग्री आर, उसको भी उसके अंदर आप लिख सकते हैं। अच्छा, और आपके पास जो प्रेशर है वो 1 atm होता है। तो STP पर अगर आपके पास 1 kg मोल हो तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 क्यूबिक मीटर होता है। ये CP1 की बातें हम कर रहे हैं। अगर STP पर आपके पास कोई 1 पाउंड मोल हो तो उसका वॉल्यूम होगा 359 क्यूबिक फीट। अगर आपके पास कोई 1 ग्राम मोल हो तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर्स। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करके हमें पता है कि आइडियल गैस लॉ PV = nRT है, तो R के टर्म में आइडियल गैस लॉ बन जाएगा R = PV/NT। प्रेशर 1 atm। अब आपकी मर्जी है आप किस किस्म की यूनिट्स बनाना चाहते हैं, जिस मर्जी किस्म की यूनिट बना लें। प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम अगर आपके पास अगर 1 kg मोल हो तो वॉल्यूम होगा 22.4 क्यूबिक मीटर, T 273 केल्विन। इसको सॉल्व किया तो आपके पास 0.08205 क्यूबिक मीटर इनटू एटमॉस्फेयर पर kg मोल इनटू केल्विन। तो आप अपनी मर्जी के इसको वैल्यूज को बना सकते हैं। इसी तरह मैंने एक और मिसाल दी थी, जब आपको 1 पाउंड में आएगा 359 क्यूबिक मीटर, तो ये हमें इसमें यूनिट आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। 1.315 atm into cubic feet per pound per Kelvin। यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ यूनिट्स। आप किसी किस्म की बेस के अरेंजमेंट के साथ जो है आप उसको बना सकते हैं। तो वो आपके आर की वैल्यू आप खुद से भी इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इसके अंदर आर की वैल्यू गिवन ना हो। So this was our lecture number 7, in which we have studied in detail how the minimum fluidization velocity works। उसकी एप्लीकेशन हमने देख ली है, उसके अलावा हमने उससे रेलेवेंट प्रॉब्लम भी कर लिया। ताकि प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। आप लेक्चर नोट्स को बड़े डिटेल मैंने हर चीज़ मेंशन की है, एक दफ़ा उनको गो थ्रू कर लीजिए, ग्राफ देख लीजिए कि आपको विस्कोसिटी प्रैक्टिस कर लें कि आप विस्कोसिटी कैलकुलेट कर लें। कोई और अननोन आपको गैस दी जाती है जिसके कोऑर्डिनेट्स से आप उसकी वैल्यू नोट करके आपको देख लें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी वाया ईमेल या व्हाट्सएप में। इंशाल्लाह हम लाइव अपने गूगल मीट सेशन में इसको फिर मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।